गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम प्रोबेबिलिटी का सेकंड लेक्चर कंप्लीट करते हैं। पहले लेक्चर में मैंने आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जनरल प्रोबेबिलिटी और कुछ क्वेश्चंस डील करवाए। फिर हमने इंडिपेंडेंट इवेंट्स का भी कॉन्सेप्ट समझा। अब हम एक काम करते हैं, क्विक रिव्यू करते हैं और सारी प्रोबेबिलिटी खत्म करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। अपने पेन पेपर निकाल लीजिए, हम लोग फटाफट काम करते रहेंगे। तो सबसे पहले कुछ टर्म्स डिफाइन करें कि सबसेट। सबसेट क्या है? किसी सेट का छोटा सा हिस्सा। यहां पे क्लियरली नजर आ रहा है कि ए सेट बी के अंदर कंटेन्ड है, तो ए बना सबसेट, बी बना सुपरसेट। फिर बारी आई यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल सेट क्वेश्चन का सबसे बड़ा सेट जो कि दिया जाता है, और उस क्वेश्चन में जो बाकी सेट होंगे वो यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स होंगे। सो लेट अस मूव फर्दर। अब भाई कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या है? किसी सेट को छोड़ दो, छोड़ के बाकी कौन सा हिस्सा बचेगा? यूनिवर्सल सेट का। यहां पे आपको पिक्टोरियली नजर आ रहा है, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कई बार ये ऐसे लिखते हैं, कई बार ये डैश लिखते हैं। तो वो कौन सा हिस्सा है जो शेडेड एरिया है? शेडेड एरिया क्या बता रहा है? ए के हिस्से को छोड़ दो, ए सेट को छोड़ दो। अब भाई मान लीजिए आपको ए कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने को कहा गया है, तो 1 में से ए की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दीजिए। इसको ऐसे हिंदी में बोला कीजिए, ए के ना होने का चांस इज 1 माइनस ए के होने का चांस। फिर बारी आई डिसजॉइंट सेट्स की। दो सेट अगर डिसजॉइंट होंगे तो उनमें कुछ कॉमन नहीं होगा। नीचे एग्जांपल देखिए जरा। मान लीजिए ए सेट में एबीसी या बी सेट में 1 2 3 है। क्या इनमें कुछ कॉमन है? नहीं। यानी कि इनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट फाई आई, इसलिए ये दो सेट्स कैसे हैं? डिसजॉइंट। और दो सेट डिसजॉइंट होंगे तो उनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आएगी, यानी उनकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 0 आएगी। सो आगे बढ़ते हैं जी। अगली टर्म क्या कह रही है? अगली टर्म तो बहुत आसान है। यूनियन ऑफ टू सेट्स, मतलब ए का हिस्सा भी लेना है, बी का हिस्सा भी लेना है। कॉमन वाला एक बार ही लेना है, क्योंकि कॉमन वाला ए में भी आ जाएगा, बी में भी आ जाएगा, उसको एक बार ही लेना है। और यूनियन को लिखने का तरीका क्या है? यूनियन ऑफ टू सेट्स कंटेन्स एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और x belongs to b। यूनियन ऑफ टू सेट्स को कैसे लिखते हैं? ये एक ऐसा सेट है जिसमें x है, सच दैट x a को बिलोंग कर रहा है और x b को बिलोंग कर रहा है। यहां से ये शिक्षा मिली कि यूनियन को और शब्द से डिनोट करते हैं, और इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स में मात्र कॉमन वाला हिस्सा आएगा। इंटरसेक्शन को लिखते कैसे हैं? इंटरसेक्शन वाले सेट में x है, जहां पर x a को भी बिलोंग कर रहा है एंड x b को भी बिलोंग कर रहा है, यानी इंटरसेक्शन को हम एंड से डिनोट करते हैं, एंड से डिनोट करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पिछले लेक्चर में आपको मैंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझाया। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। फटाफट एक क्विक रिव्यू करते हैं, कैसे पढ़ते हैं इसको? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जो नीचे है वो नीचे है। और इसका मीनिंग क्या था कि बी बन गया है सैंपल स्पेस। उस सैंपल स्पेस में ए का क्या चांस है? बी सैंपल स्पेस, उसमें ए का क्या चांस है? परंतु आपने फॉर्मूले से नहीं करना, वहां पे पेपर में आपने मीनिंग से नहीं करना, फॉर्मूला से करना है। पर कभी कभी जरूरत पड़ जाती है कि मीनिंग का भी इस्तेमाल किया जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। शायद एक क्वेश्चन आएगा जो मैं कराऊंगा जिसमें आपको मीनिंग की समझ होगी, तभी कर पाएंगे। दोबारा कि मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए कहा जाए तो वो क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। जो नीचे है वो नीचे है। तो चलते हैं हम आगे। अब भाई एक क्वेश्चन आ गया है, देखते हैं ये क्या कॉन्सेप्ट है। अ फेयर डाइस इज रोल्ड, कंसिडर द इवेंट्स। एक हमने लूडो का डाइस फेंका भाई, ई सेट में क्या आ रहा है? या 1 आया, 3 आया, 5 आया। एफ सेट में 2 और 3 आया। जी 2 3 4 5 है। तो ये कई पार्ट्स दिए हुए हैं तो हम निकाल लेते हैं, बहुत आसान है। अब भाई सपोज
कीजिए ये पहला सवाल। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, ई गिवन एफ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। जैसा मैंने कहा फॉर्मूले से करना, वहां पे दोनों की इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय नीचे वाले की प्रोबेबिलिटी। भाई ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ प्रभु निकाल लीजिए। इंटरसेक्शन का क्या मतलब? कॉमन। ये रहा ई में है 1 3 5, ये रहा एफ, इसमें है 2 और 3। कॉमन मात्र एक ही बंदा है, वो कौन है? 3। ठीक है जी। तो भैया ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या होती है? फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल। इंटरसेक्शन के फेवर में कितने आदमी? एक आदमी। टोटल कितने आदमी? 6 आदमी। डाइस को फेंकोगे तो 6 आदमी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, एफ के फेवर में कितने आदमी? 2 आदमी। तो 2/6, 2/6, 6 से 6 गया कट, 1/2 इस सवाल का आंसर है। बात समझ गए? इसी प्रकार से अगला पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई, वो तो आसान ही है। और ई गिवन जी ये निकाल के देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन जी, ई गिवन जी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। भाई ई और जी में कॉमन, ई और जी में हम कॉमन देखें, ई में है 1 3 5, जी में है 2 3 4 5। तो भाई ई इंटरसेक्शन जी कॉमन कौन सा आ रहा है? 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, 5 इधर भी है, 5 इधर भी है, तो 3 और 5 कॉमन आ रहे हैं। तो ये क्या प्रॉपर्टी है इसकी? तो 2 लोग फेवर में है, 6 लोग टोटल है। और प्रॉपर्टी ऑफ जी, जी के फेवर में कितने लोग हैं? 1 2 3 4, तो 4/6, 6 6 कट, 2 4 कट, आंसर क्या? 1/2। समझ गए? लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अगला पार्ट क्या है भाई साहब? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ गिवन जी। तो भाई ई यूनियन एफ गिवन जी कैसे कहा था आपको? इन दोनों की इंटरसेक्शन करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी डिवाइडेड बाय जो नीचे है वो नीचे है। सही होगी बात? तो पहले हम ई यूनियन एफ निकालेंगे, उसकी इंटरसेक्शन जी से कर देंगे। आइए करते हैं। ई यूनियन एफ, भाई साहब ई यूनियन एफ, ऊपर मैं साफ कर दूं थोड़ा सा। हाँ जी, ई यूनियन एफ। भाई ई और एफ की यूनियन, यूनियन में क्या होता है? ई के एलिमेंट्स में आएंगे, एफ के एलिमेंट्स में आएंगे, कॉमन वाले एक बार ही आएंगे। तो क्या आ गया? 1 2 3 5, ये ई यूनियन एफ आ गया। और ई यूनियन एफ का हमने इंटरसेक्शन करना है जी के साथ। ई यूनियन एफ का इंटरसेक्शन जी के साथ, मतलब जी के साथ कॉमन देखने हैं। तो जनाब जी में एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5, ई यूनियन एफ में है 1 2 3 5। तो कॉमन वाले कौन से आ रहे हैं? एक 3 आ रहा है, एक 2 आ रहा है और एक 5 आ रहा है। तो कॉमन वाले कितने एलिमेंट्स आए जी? 3 एलिमेंट्स आए, यानी ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी आ गया 2 3 5। तो भाई ये ऊपर वाले की प्रॉपर्टी क्या आई? 3 लोग इसके फेवर में है, 6 लोग टोटल थे, क्योंकि एक्सपेरिमेंट डाइस का फेंकना है और डाइस को फेंकने में 6 केस आएंगे, तो 3/6 प्रॉपर्टी होगी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, भैया जी के फेवर में कितने लोग हैं? 1 2 3 4, तो यानी प्रॉपर्टी होगी 4/6, 6 6 क्या कट, 3/4 इसकी प्रॉबिलिटी आ गई। बात समझ गए हैं? तो इसी प्रकार से अगला पार्ट भी हो जाएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। तो हम चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए पढ़ें क्या कह रहा है। कमिटी ऑफ 4 स्टूडेंट्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम। एट रैंडम शब्द का मतलब होता है कि भाई हमने आंखों में पट्टी बांधी हुई है और 4 बच्चे चुन लिए, क्योंकि अगर देख के कर रहे हो फिर प्रोबेबिलिटी काहे की रहेगी। तो a committee of 4 students is selected at random from a group consisting of 8 boys and 4 girls. एक्सपेरिमेंट क्या है? 4 बच्चे हमने चुनने हैं। ठीक है जी, 4 बच्चों की कमेटी चुननी है। कितने लड़के हैं अपने पास? 8 लड़के हैं। और लड़कियां कितनी है? 4 लड़कियां। और कमेटी बनानी है 4 बच्चों की। अब भाई
गिवन दैट देयर इज एटलीस्ट वन गर्ल ऑन द कमिटी। अब देखिए ये शब्द इंपॉर्टेंस देखिए, गिवन, कि ये हमें पता है। तो जब कोई चीज पता हो जाए तो इसका मतलब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल है। ठीक है जी। क्या हमें पता है कि भाई कमेटी में कम से कम एक लड़की है, कमेटी में कम से कम एक लड़की है, और क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर एग्जैक्टली 2 गर्ल्स ऑन द कमिटी। मतलब एक काम करते हैं भाई, हम ना इवेंट्स के नाम रखते हैं। मान लीजिए एफ इवेंट है, एफ इवेंट है कि क्या गिवन है, क्या गिवन है भाई? गिवन है कि देयर इज एटलीस्ट वन गर्ल इन कमिटी। ओके, और जो हम चाहते हैं, रिक्वायर्ड, उसको ई ले लेते हैं। क्या चाहते हैं? कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर एग्जैक्टली 2 गर्ल्स, देयर आर एग्जैक्टली 2 गर्ल्स इन द कमिटी। ओके जी, तो हम इसको कहते हैं इवेंट मेकिंग। हमने इवेंट बना लिए। अब भाई एक काम करते हैं, हम ना ये एफ की प्रोबेबिलिटी भी निकालते हैं और ई की भी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, देखते क्या होता है। अब देखिए इस सवाल को मैंने आपको क्या कहा था कि कभी कभी हमें मतलब से खेलना होता है, कभी कभी हमें फॉर्मूले से खेलना होता है। यहां पे क्या दिया जा रहा है? यहां पे दिया जा रहा है कि एफ आ गया है, एफ आ गया है कि कमेटी में कम से कम एक लड़की आ गई है, और क्या चाहिए? ये एग्जैक्टली 2 लड़कियां होनी चाहिए, है ना, है ना, है ना। तो एक काम करते हैं, हम एफ की प्रोबेबिलिटी पहले निकालते हैं, देखते हैं क्या होगा। एफ की प्रोबेबिलिटी, कम से कम एक लड़की आए। तो भाई जब भी कभी हो कि कम से कम शब्द आ जाए, याद रखिए इसको दिमाग में कि कम से कम आ जाए, कि कम से कम एक लड़की आनी चाहिए। आप कहो लड़की नहीं आई, कोई टोटल में से कोई लड़की नहीं आई, उसको माइनस कर दो तो कम से कम एक लड़की का सीन आ जाएगा। जब भी कभी हो एटलीस्ट वाला क्वेश्चन, तो आप कहो काम नहीं हुआ, उसको टोटल में से माइनस कर दो तो वो कम से कम वाला काम आ जाएगा। तो उसने कहा कि कम से कम एक लड़की आनी चाहिए, मैं कहता हूं लड़की नहीं आई कोई। पहले तो एक काम करिए, टोटल निकाल लीजिए, टोटल कि 4 बच्चे चुनिए। हमारे पास बच्चे कितने हैं? 8 और 4 12 बच्चे। 12 में से कोई 4 चुन लीजिए, मतलब 12C4। ये कौन से केस हुए कि भाई 4 बच्चे आ गए? अब इसमें से मैं कहता हूं कि नो लड़की, नो गर्ल, नो गर्ल, इसका मतलब 4 के 4 लड़के आए। तो 8 लड़के कितने मेरे पास? 8, तो 8C4। तो ये कौन सा केस आया कि टोटल 4 बच्चे चुनने के ये तरीके हैं, और उसमें से मैंने कहा कोई लड़की नहीं आई, तो कोई लड़की नहीं आई वाला केस माइनस कर दे तो कौन से केस बच गए? ये वो केस बच गए कि कम से कम एक लड़की आई। मानते हैं ना? हमने टोटल में से कोई लड़की नहीं आई वो वाले केस निकाल दिए, तो बच गया कम से कम एक लड़की आई। और यहां पर देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या है कि एग्जैक्टली 2 लड़कियां आई, 2 लड़कियां आनी है। तो भाई कमेटी कितने की बनानी है? हमने 4 की। 2 लड़कियां आनी है, हमारे पास लड़कियां कितनी है? 4। तो 4 में से 2 लड़कियां आनी है, और जब तक काम ना खत्म हो क्या करते रहते होते हैं? मल्टीप्लाई। अब भाई 4 लड़कियों में से उसने कहा 2 लड़कियां तो आनी चाहिए, और बाकी बचे 8 लड़के। 8 लड़कों में से भी 2 लड़के चुन लिए, क्योंकि हमने तो 4 बच्चे चुनने ही चुनने। तो भाई हमें एफ पता है और ई हमें चाहिए, तो ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस 12C4 माइनस 8C4, और ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड, तो 4C2 इंटू 8C2। मैंने इस सवाल को मतलब से कर डाला, मतलब से कर डाला कि भाई हमें क्या पता है कि कम से कम एक लड़की आई, कम से कम एक लड़की आई, मतलब ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया, मैंने उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली।
उसमें से क्या चाहिए, 2 लड़कियां आनी चाहिए एग्जैक्ट, तो 2 लड़कियां आने की संभावना, ये सैंपल स्पेस की प्रॉबिलिटी, ये दोनों 2 लड़कियां आने की तो रिक्वायर्ड प्रॉबिलिटी, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ गए हैं? ठीक है जी। तो कभी कभी मतलब से खेलना पड़ता है और कभी कभी फॉर्मूले से खेलना पड़ता है, तो बैलेंस आपने बनाना है। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला सवाल क्या है, कहा जा रहा है कि A and B are two events such that probability of A is 1/2, probability of B is 1/3, A intersection की B की probability 1/4 है। तो भाई ये तो बहुत ही आसान है, तो इतना डाटा दे दिया है बंदे ने। एक पहला पार्ट है probability of A given B, निकालो probability of A given B क्या होगी, probability of A intersection B divided by probability of B। इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी आपको दी हुई है 1/4, बी की प्रॉपर्टी आपको दी हुई है 1/3, कैलकुलेट किया कितना आएगा 3/4, कोई शक? अगला क्या कह रहा है, प्रॉपर्टी ऑफ बी के बने सेम ही है, इसको रहने दीजिए। तीसरा देखते हैं हम, तीसरा क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट, दिस वाज फर्स्ट, दिस इज थर्ड। थर्ड पार्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट गिवन बी। नाउ जेंटलमैन, ए कॉम्प्लीमेंट गिवन बी, दिस मींस इन दोनों की इंटर, मैं फॉर्मूले से कर रहा हूं अब काम, ये प्रॉपर्टी निकालनी है। गिवन का क्या फॉर्मूला होता है कि भाई ऊपर और नीचे वाले की इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय नीचे वाले की प्रॉपर्टी। अब देखिए इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब आपको वेन डायग्राम का सहारा लेना पड़ेगा कि भाई ये क्या दर्शा रहा है, फिर उसके अनुसार काम करना पड़ेगा। आइए करते हैं, जरा कंसंट्रेट कीजिए। देखिए यहां पे स्क्रीन पे देखिए, ए और बी 2 सेट है, ये ए का गोला ले लीजिए, ये बी का गोला ले लीजिए। आई होप सो साफ साफ नजर आ रहा है। अब ये क्या कह रहा है, ए को छोड़ दो, ए के गोले को छोड़ दो। मैं काम करता हूं, रंग बदल लेता हूं, ब्लू कलर से मैं लिखूंगा ए के गोले को छोड़ दो। ये ब्लू वाला पार्ट है जी, ए के गोले को छोड़ दो, तो छोड़ दिया जी। ये लो, वो कहता था ए के गोले को छोड़ दो, इसलिए मैंने ब्लू लाइंस ड्रॉ कर दी हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रही हैं कि हमने ए का गोला छोड़ दिया है। और वो कह रहा है बी के साथ इंटरसेक्शन करो, तो मैं ग्रीन कलर, बी का पार्ट मतलब ग्रीन वाला, ये ग्रीन 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 बी वाला पार्ट, समझ गए समझ गए। अब वो कह रहा है कि इसकी इंटरसेक्शन करो, किनकी इंटरसेक्शन करो, ये ए कॉम्प्लीमेंट और बी की इंटरसेक्शन करो। इंटरसेक्शन का क्या मतलब हुआ कि ब्लू वाला पार्ट भी आना चाहिए, ग्रीन वाला पार्ट भी आना चाहिए, मतलब ब्लू वाला पार्ट भी आना चाहिए, ग्रीन वाला पार्ट भी आना चाहिए, मतलब ऐसा चेक। तो चेक वाला पोर्शन कहां नजर आ रहा है आपको, मैं कोई और रंग बदल लेता हूं, शेर ये रेड रंग, चेक वाला पोर्शन आपको इस क्षेत्र में नजर आ रहा है, सिर्फ इतनी सी जगह में नजर आ रहा है ना। तो भाई इसको स्टडी कर लीजिए, ये रेड वाला पोर्शन है जी हमारा, ये ए इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, इसको आप स्टडी करेंगे तो क्या लग रहा है आपको, पूरे बी के गोले में से ये छोटू सा हिस्सा माइनस कर दीजिए, पूरे बी के गोले में से छोटू सा हिस्सा, ये छोटू सा हिस्सा कौन सा है, ए इंटरसेक्शन बी है ना, तो बी के गोले में से तो क्या प्रोबेबिलिटी आ गई जी, एक मिनट कलर चेंज करें, बी के गोले में से छोटू सा हिस्सा माइनस कर दीजिए, छोटू सा हिस्सा। दोबारा, ये जो रेड वाला पार्ट है साफ नजर आ रहा है, बी के गोले में से इंटरसेक्शन वाली चीज उड़ा दो, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। नाउ बॉयज एंड गर्ल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको पता है, बिल्कुल पता है, 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपको पता है, बिल्कुल पता है, 1/4 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दैट इज 1/3। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, हमारा आंसर आ गया, दैट इज 1/12, और ये आ जाएगा आपके पास 1/4, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1/12, ऊपर 3 चढ़ गया तो 3/12, दैट इज 1/4। बात समझ गए। तो यहां से शिक्षा क्या मिल रही है स्टूडेंट्स, कि भाई वेन डायग्राम प्लेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट
while calculating probability, because there are some structures which you have to study through the Venn diagram and accordingly manipulate it so that the required things can be substituted. बात समझ रहे हैं? अब ये चौथा पार्ट जो है इसको भी करके देख लेते हैं. आई बिलीव दिमाग में चले गया. अब मेरे भाई फोर्थ पार्ट क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश गिवन बी डैश. तो ये क्या बनेगा? ऊपर और नीचे वाले की इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, है ना? जो नीचे है वो नीचे, वो नीचे है, जो नीचे है वो नीचे है. अब भाई या तो आप वेन डायग्राम से कर लो, या आपको अब पिछला लेक्चर याद हो तो डी मॉर्गन लॉ में आपको एक मैंने पढ़ाया था कि यूनियन पर अगर कॉम्प्लीमेंट बांटोगे जनाब तो यूनियन इंटरसेक्शन बन जाती है. तो भाई इसी चीज को हम यहां इस्तेमाल कर ले. मान लीजिए किसी के दिमाग में नहीं आ रहा तो जैसा मैंने कहा वेन डायग्राम बना के आप स्टडी कर लीजिए, ठीक है जी. पर जब मेरे को आता ही है तो क्यों ना लगाऊं मैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट. अब भाई इसको अगर आप पढ़ेंगे तो ए यूनियन बी के ना होने का चांस, ए यूनियन बी के ना होने का चांस इज 1 माइनस उसके होने का चांस, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. अब प्रभु प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो आपके पास है, और ए यूनियन बी का फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी नॉर्मल सेट थ्योरी का रिजल्ट है. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना? तो ए की प्रोबेबिलिटी पता है, बी की प्रोबेबिलिटी पता है, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी पता है, तो आपके पास ये वाली चीज भी आ गई, ये वाली चीज भी आ गई, और हमारा आंसर आ गया. I hope you are getting each and everything. So what this exercise have taught you to make a proper balance कि भाई when diagram is used, when formulas are used, तो आपने देखना है कि भाई कौन सा किस वक्त अहमियत रखता है. समझ गए जी? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं. ये भी पिछला ही लेक्चर था, लास्ट लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर जो कि यूट्यूब पे है, उसमें मैंने आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और उसके बाद इंडिपेंडेंट इवेंट्स ये भी पढ़ाए. सबसे पहले जनरल प्रोबेबिलिटी भी पढ़ाई थी. भाई दो इवेंट इंडिपेंडेंट कब कहलाते हैं? ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट. ए एंड बी इंडिपेंडेंट होंगे जब उनकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी और उनके अकेले अकेले की प्रोबेबिलिटी की मल्टीप्लिकेशन बराबर हो, है ना जी? ये फॉर्मूला किस तरह से डिराइव किया था वो मेरे पिछले लेक्चर में है, तो मैं तो रिव्यू दे रहा हूं आपको, अब मैं पढ़ाऊंगा नहीं उसको. बस जब हमें सवाल आए कि दो इवेंट इंडिपेंडेंट हैं, इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी निकालिए, अकेले अकेले की प्रॉपर्टी निकालिए, अगर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन इसके बराबर आ रही है तो दो इवेंट्स क्या हैं? इंडिपेंडेंट. चलिए भाई आगे बढ़ते हैं. इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट देन बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जी, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. आप में से कई स्टूडेंट हो सकते हैं जो जेई लड़ने वाले हैं, इवन बोर्ड में भी ये चीज पूछी गई थी. अब पेपर सब्जेक्टिव है तो अभी भी आ सकता है कि भाई अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट हैं, ए एंड बी इंडिपेंडेंट हैं भाई साहब, ए एंड बी अगर इंडिपेंडेंट हैं देन ए कॉम्प्लीमेंट और बी भी इंडिपेंडेंट होंगे, देन ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होगा, देन ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होगा. सो दीज three results will come under the condition that two events A and B are independent. मैं दोबारा बोल देता हूं, जरा पढ़िए इसको. If A and B are independent, then A complement and B complement are independent. A and B complement are independent. A complement and B are independent. अब इस बात की स्पष्टता, इस बात को मेरे को साबित करके दिखाना पड़ेगा आपको. ये तो मैंने कह दिया, आप लोगों ने मान लिया, पर मान लीजिए पेपर में आ गया कि भैया ए एंड बी इंडिपेंडेंट है, गिवन है, तो प्रूव करें इन तीनों में से कोई.
तो मैं एक काम करता हूं, आपको कितने प्रूव करा दूं, एक करा देता हूं कोई, ठीक है जी, बाकी आपका होमवर्क हो जाएगा। सपोज कीजिए मैं कर देता हूं आपको, ये वाला कर देता हूं कि इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट देन शो दैट ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट आर आल्सो इंडिपेंडेंट। तो लेट अस प्रूव दिस सेकंड वन। Now, my dear friends, what is given to us? Given is A and B are independent. तो भैया A and B इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब मैथमेटिकली क्या हुआ कि इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी उनके अकेले अकेले की प्रोबेबिलिटी की मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। ये तो हो गया हमारा गिवन, ठीक होगी बात। अब टू प्रूव क्या है? टू प्रूव है भाई साहब, टू प्रूव है कि ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट, टू प्रूव ए एंड बी डैश आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट। भाई ये तो मैंने लिखी इंग्लिश, अब इसको मैथ्स में कैसे कि भाई अगर हमने शो करना कि तू और तू इंडिपेंडेंट है, तो इसका मतलब मेरे को शो करना है कि तुम दोनों की जो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी और जो तुम दोनों की अकेले अकेले की प्रोबेबिलिटी की मल्टीप्लिकेशन है वो दोनों सेम आनी चाहिए। ये मेरा टू प्रूव हो गया, मान रहे हैं ना? तो आइए देखते हैं। भैया ये ऊपर वाला बॉक्स गिवन है, नीचे वाला बॉक्स प्रूव करना है। अब मैं प्रूव करना है तो मैं कोई एक साइड पकड़ के लेके चलूंगा, लेफ्ट लेके चलते हैं, राइट निकालते हैं। तो आइए करते हैं। लेट अस टेक द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस थिंग विच इज टू बी प्रूव्ड। माय डियर फ्रेंड्स, पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब भाई इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे? तो मैंने आपको टूल दिया है, वेन डायग्राम कब काम आएगी? अभी आपने देखा भी था पिछले सवाल में, मैं थोड़ी पहले सफाई कर दूं। हाँ जी, यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बना लेते हैं। ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, उसके दो बच्चे हैं ए और बी सेट। फटाफट करते हैं हम लोग, है ना। वो क्या कह रहा है, ए ब्लू कलर से मैं ए बनाता हूं, ए का गोला, ए का गोला। और वो कहता बी को छोड़ दो, बी के गोले को छोड़ दो। ग्रीन कलर से बना लेता हूं, बी के गोले को छोड़ दो, छोड़ दो, बी के गोले को छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। ये तो ये हरे वाला बता रहा है बी का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट हमारा हरे वाला है और ए है हमारा नीले वाला, ब्लू वाला। वो कहता कि भाई मेरी ना हम दोनों की इंटरसेक्शन कर दे। इंटरसेक्शन मतलब चेक पड़ गया, चेक। तो ये चेक वाला क्षेत्र ये है, ये जहां मैं रेड 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 कर रहा हूं। अब इस क्षेत्र को अगर आप पढ़े तो क्या लग रहा है आपको कि ए के गोले में से ये छोटू सा हिस्सा, ये छोटू हिस्सा कौन सा होता है? ए इंटरसेक्शन बी उड़ा दो। तो भाई आपने स्टडी कर लिया तो लिख दो फिर भाई, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी इज क्या? ए की प्रोबेबिलिटी में से इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी उड़ा दो। बात समझ गए ना? अब ये मैं लेफ्ट साइड लेके चला हूं। अब मेरे भाई ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी, अब गिवन आपको क्या है कि ए एंड बी इंडिपेंडेंट है, तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होनी चाहिए। तो यहां पे यूजिंग दिस स्टार I can write this intersection probability as probability of A into probability of B. Now, my dear friends, यहां से probability of A कॉमन आ गया और बचा क्या मेरे पास? 1 माइनस probability of B। अब भाई 1 में से किसी के होने का चांस क्या होता है? उसके ना होने का चांस। तो प्रभु लेफ्ट लेके चले, राइट प्रूव हो गई। तो मेरी बात 16 आने क्या थी? सच। तो फिर सारे दिमाग में डाल लीजिए कि दो इवेंट इंडिपेंडेंट होंगे तो दोनों के कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होंगे, एक और दूसरे का कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होगा, एक का कॉम्प्लीमेंट और दूसरा भी इंडिपेंडेंट होगा। पेपर में जो भी आए आप प्रूव कर लीजिएगा। बात समझ गए? तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स इससे बाहर नहीं आने वाले, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे एक और सवाल आ गया, बहुत सवाल है जी। प्रॉपर्टी ऑफ ए दी हुई है, प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन दी हुई है, प्रॉपर्टी ऑफ बी निकालना है और ए और बी इंडिपेंडेंट है। ये तो बहुत आसान है बच्चों जैसा सवाल है। कह रहा है कि भाई ए और बी इंडिपेंडेंट है। भैया ए और बी इंडिपेंडेंट है तो प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर हो गया? प्रॉपर्टी ऑफ ए इनटू प्रॉपर्टी ऑफ बी, ये गिवन है। और हमने निकालना क्या है? हमने प्रॉपर्टी ऑफ बी निकालनी है, ये निकालना है ना। तो भाई यूनियन की प्रॉपर्टी आपको दी हुई है, तो यूनियन की प्रॉपर्टी का फॉर्मूला मेरे को आता है, क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ ए प्लस प्रॉपर्टी ऑफ बी माइनस प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यू ही भरनी है। प्रॉपर्टी ऑफ ए यूनियन बी कितना है? 0.69। प्रॉपर्टी ऑफ ए कितना दिया है? 0.38। प्रॉपर्टी ऑफ बी अपने को पता नहीं है, कोई शक। और ए और बी क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी किसके बराबर है? प्रॉपर्टी ऑफ ए इनटू प्रॉपर्टी ऑफ बी। इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी ऑफ ए इनटू प्रॉपर्टी ऑफ बी। तो जेंटलमैन, तो ये 0.69 इक्वल टू 0.38 प्लस प्रॉपर्टी ऑफ बी माइनस प्रॉपर्टी ऑफ ए अपने को दी हुई है कितनी? 0.38 इनटू कितना? प्रॉपर्टी ऑफ बी। तो ये छोटी सी इक्वेशन बन गई है, यहां से लड़ा लड़ू के प्रॉपर्टी ऑफ बी आप निकाल लीजिएगा। बात समझ गए हैं सारे? यू आर गेटिंग दिस वेरी इजी क्वेश्चन। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर एक सवाल आ गया जी। गिवन दैट द इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए 1/2 दिया है, प्रॉपर्टी ऑफ ए 1/2 दिया, प्रॉपर्टी ऑफ ए यूनियन बी 3/5 दिया, प्रॉपर्टी ऑफ बी पी दिया है। हाँ, वेरी गुड। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट। जनाब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो डिसजॉइंट सेट्स बताए थे ना, तो डिसजॉइंट सेट्स और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बात क्या है? सेम है, ठीक है ना। तो टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव व्हेन देयर इंटरसेक्शन इज एम्प्टी सेट फाई, तो दिस इंप्लाइज द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर इंटरसेक्शन विल बी कितनी? 0। ठीक है जी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट शब्द एक ही काम करते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट एक ही काम करते हैं, समझ रहे हैं बात? तो भाई हमें कहा गया पी की वैल्यू निकाल जब दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। तो भैया पहला पार्ट करने लगा हूं। अगर दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो उनकी इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी कितनी हुई? 0 हो गई। अब भाई साहब हमें क्या कहा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये क्वेश्चन किसका हो गया? ये क्वेश्चन हो गया जनरल प्रोबेबिलिटी का, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इज अ फंडा ऑफ जनरल ना डिसजॉइंट सेट्स, है ना। अभी इसमें इंडिपेंडेंस कंडीशनल प्रॉपर्टी कुछ नहीं आ रहा, तो जनरल प्रॉपर्टी का सवाल हो गया। तो उसने ए यूनियन बी की प्रॉपर्टी आपको दी हुई है 3/5, तो ए यूनियन बी की प्रॉपर्टी क्या होगी? हम फॉर्मूला जानते हैं, वो क्या होती है जी? प्रॉपर्टी ऑफ ए प्लस प्रॉपर्टी ऑफ बी माइनस प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सही जा रहे हैं? प्रॉपर्टी ऑफ ए यूनियन बी कितनी दी हुई है आपको? 3/5। प्रॉपर्टी ऑफ ए आपको दी हुई है कितनी? 1/2। प्रॉपर्टी ऑफ बी आपको पी दी गई है। इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी कितनी जी? क्योंकि डिसजॉइंट सेट्स थे यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थे, तो इसकी प्रॉपर्टी कितनी आ गई? 0। इंटरसेक्शन की यहां से पी निकाल लीजिए। बात समझ गए ना? तो वेरी इजी, दिस वाज अ क्वेश्चन ऑफ जनरल प्रोबेबिलिटी। और अगला पार्ट देखते हैं, अगला पार्ट क्या कह रहा है? अगला पार्ट कह रहा है जनाब कि पी की वैल्यू निकाल अगर दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है। तो भाई साहब ये तो बहुत ही आसान है। अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट है तो हम जानते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रॉपर्टी ऑफ ए इनटू प्रॉपर्टी ऑफ बी। एम आई राइट? नाउ इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आपने कैसे निकालनी है? वो आपने ए यूनियन बी का फॉर्मूले का इस्तेमाल करके निकालनी है। ठीक है जी, इसको मैं मिटा देता हूं। इंटरसेक्शन की भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो आपको दिया है ना 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपने निकालनी है पी। अब कहीं से मेरे को इंटरसेक्शन चाहिए ना, इंटरसेक्शन के लिए मेरे पास ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ ए प्लस प्रॉपर्टी ऑफ बी माइनस प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रॉपर्टी ऑफ ए यूनियन बी आपको 3/5 दी गई है, प्रॉपर्टी ऑफ ए आपको 1/2 दी गई है, प्रॉपर्टी ऑफ बी आपको पी दी गई है, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी। तो यहां से आप
ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं ना, आधा प्लस पी माइनस 3/5। तो ये जो प्रोबेबिलिटी आई है भाई साहब, ये यहां पे भर दीजिए, हाफ प्लस पी माइनस 3/5। तो जजमेंट सिंपल सी इक्वेशन आ गई, यहां से आप पी ढूंढ लीजिएगा। बात समझ गए हैं ना? तो ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपको पेपर में आ जाएंगे। तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स, चलिए एट लास्ट इंडिपेंडेंट इवेंट्स तो खत्म हुए। अब बारी आई बेस थ्योरम की। ये तो आपके पुराने लेक्चर ही चल रहा था अभी तक, है ना, उसके क्वेश्चन जरूर करा दिए मैंने। अब बेस थ्योरम भाई 6 नंबर में आ जानी है आपके पेपर में, आती रही या आगे। मैं इस कॉन्सेप्ट को आपको मेथड भी बताऊंगा कि करना कैसे है, ठीक है जी। सवाल गलत भी नहीं होगा आपका, और इसका अगर मतलब चाहिए कि भी क्या हुआ, टोटल प्रोबेबिलिटी एक कॉन्सेप्ट होता है। कंडीशन एक्चुअली क्या था, मैं एक रफ सा आइडिया दे दूं ताकि आपको जानकारी हो आगे जाके। बेस एक साइंटिस्ट रहा, उसने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को मोल्ड करके एक फॉर्मूला बनाया, ठीक है जी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और टोटल प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को मोल्ड करके फॉर्मूला बनाया। हम एक काम करते हैं, क्योंकि हमारा ये लेक्चर एनसीईआरटी बोर्ड्स को टारगेट कर रहा है, तो मैं उस अनुसार आपको कराता हूं, ठीक है जी। चलिए फिर इसमें कुछ पता होगा, ये मेरी भाषा में है, और कुछ चाहिए होगा। इसमें कुछ पता होगा, कुछ चाहिए होगा, ठीक है ठीक है। अब मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूं, कभी गलत नहीं होगा सवाल। जो पता है ना, जो पता है उसको ई मानना करो, और जो चाहिए है ना उसको E1 माना। जो पता है ई, जो चाहिए E1, और E1 के करस्पॉन्डिंग, ये भी लिख लीजिए आप, E1 के करस्पॉन्डिंग E2, E3, E4 एंड सो ऑन, ये लिखेंगे, ठीक है। पहले तो ये स्ट्रक्चर याद कीजिए। बेस थ्योरम के एक सवालों में कुछ पता होगा और कुछ चाहिए होगा। जो पता है उसको ई मानिए, जो चाहिए उसको E1। E1 के कॉरेस्पॉन्डिंग E2, E3। पहले तो ये बोलने का अंदाज आप सीखिए। बेस थ्योरम में कुछ पता होगा और कुछ चाहिए होगा, जो पता है उसको ई मानिए, कुछ जो चाहिए उसको E1 मानिए, E1 के कॉरेस्पॉन्डिंग E2, E3, E4। और फिर जब ये आप कर लेंगे तो सामने जो पता है नीचे, जो चाहिए ऊपर। अब ये बेस का फॉर्मूला है, जो पता है नीचे, जो चाहिए ऊपर। क्या पता था? ई। क्या चाहिए? E1 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऊपर वाले की इंटू प्रोबेबिलिटी पलट दो, इंटू प्रोबेबिलिटी पलट दो। दोबारा, जो पता है नीचे, जो चाहिए ऊपर, जो पता है नीचे, जो चाहिए ऊपर इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऊपर वाले के इंटू प्रोबेबिलिटी पलट दो, पलट दो। दोबारा, जो पता है नीचे, जो चाहिए ऊपर इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऊपर वाले की इंटू प्रोबेबिलिटी पलट दो। सेम चीज को नीचे मारो कॉपी, सेम चीज को नीचे मारो कॉपी, और इसी स्टाइल में प्लस डाल डाल के, इसी स्टाइल में प्लस डाल डाल के जितने भी आपने E1 के कॉरेस्पॉन्डिंग इवेंट बनाए हैं, से मान लीजिए E2 और E3 बनाया, तो इसी स्टाइल में प्लस डाल डाल के वो नीचे लिख दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन E2। मान लीजिए आपने E3 भी बनाया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू E गिवन E3। ये भाई बेस के सवाल को करने का तरीका है। देखिए, मैंने आपको अभी इसकी समझ नहीं बताई, मैंने आपको सवाल कैसे निकालने हैं, वो बनाने हैं, वो सिखाया है।
क्या उसने सोचा? एक्चुअली ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को उसने एक अंदाज में लिखा है। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना, ए गिवन बी वाला स्ट्रक्चर है, उसने एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लिखा और अपना नाम डाल के बेस थ्योरम बना दिया। दोबारा, इन सवालों में कुछ पता होगा और कुछ चाहिए होगा। जो पता है उसको क्या मानना? ई। जो चाहिए उसको क्या मानना? E1। E1 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या बनाना? E2, E3, E4। ये कैसे बनेंगे E1 के कॉरस्पॉन्डिंग? स्टेटमेंट को समझ के। अब फिर 3 पार्ट हैं। एक है इवेंट बनाना। इवेंट बनाना मतलब ई लिखना, E1 लिखना, E2 लिखना, E3 लिखना। कौन है ई, कौन है E1, कौन है E2, कौन है E3। और अगला पार्ट है फॉर्मूला लगाना। फॉर्मूला कैसे था वो भी सीखो। जो पता है नीचे, जो चाहिए ऊपर। जो पता है नीचे, जो चाहिए ऊपर, इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऊपर वाले की इनटू प्रोबेबिलिटी पलट दो। सेम चीज नीचे मारो कॉपी, प्लस डाल डाल के इसी स्टाइल में जो आपने इवेंट बनाया से E2, E3, बिल्कुल इसी स्टाइल में वो लिख दो, प्लस डाल डाल के। इसी स्टाइल में मतलब ये जैसे जहां पे E1 है वहां E2 लिख दो, जहां पे E2 है वहां E3 लिख दो। ये होता है दूसरा स्टेप बेस का फॉर्मूला। और तीसरा स्टेप इनमें भरनी होती है वैल्यूज। ये जाके बेस थ्योरम का सवाल खत्म होता है। इवेंट मेकिंग, फॉर्मूला, सब्स्टिट्यूशन ऑफ वैल्यूज। इवेंट मेकिंग, फॉर्मूला, सब्स्टिट्यूशन ऑफ वैल्यूज। धैर्य देखना जरा कि यूट्यूब में चल रहा है। इवेंट मेकिंग, फॉर्मूलाज, फॉर्मूला एंड सब्स्टिट्यूशन ऑफ वैल्यूज। इवेंट मेकिंग, फॉर्मूला एंड सब्स्टिट्यूशन ऑफ वैल्यूज। एक बार मैं दोबारा लिख देता हूं। तो बेस थ्योरम है, पहले तो बेस थ्योरम का एक बार क्या, कुछ क्या होगा, पता होगा, कुछ पता होगा, कुछ क्या होगा, चाहिए होगा, कुछ पता होगा, कुछ चाहिए होगा, कुछ पता होगा, कुछ चाहिए होगा। फिर ये है बेस थ्योरम की पहचान। और फिर आपने बनाने हैं इवेंट। इवेंट मेकिंग, इवेंट मेकिंग कौन? ई लिखोगे, E1 लिखोगे, E2 लिखोगे, E3 लिखोगे। इवेंट मेकिंग ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप फॉर्मूला लगाना। फॉर्मूला कौन सा भाई? अभी बताया, जो पता है नीचे, जो चाहिए ऊपर, इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऊपर वाले की इनटू प्रोबेबिलिटी पलट दो। सेम चीज नीचे कॉपी मार के प्लस डाल के उसी स्टाइल में E1 की जगह E2, E3 जितने आपने इवेंट बनाए हैं। और तीसरा स्टेप है फिलिंग द वैल्यूज। फिलिंग द वैल्यूज। सबसे पहले बेस थ्योरम की पहचान कि भाई सवाल बेस का है कि नहीं। एक तरीका है कि भाई 6 नंबर में तो बेस ही होगा, ठीक है जी, चलो ये तो कॉमेडी की मैंने। कुछ पता होगा, कुछ चाहिए होगा। वैसे एक आइडिया भी है ना, 6 नंबर में तो बेस ही होगा, पर उनका क्या है 4 नंबर में भी डाल सकते हैं। और पहला है जी इवेंट बनाना, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फिलिंग ऑफ द वैल्यूज। स्ट्रक्चर समझ आ गया ना? आप देखिए सारे सवाल बना लोगे। स्टेटमेंटें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं इसमें, ठीक है जी। समझना है, सुनना है, सोचना है। पढ़ो जी पढ़ो। अब भाई, अ डॉक्टर इज टू विजिट अ पेशेंट। बीमार होगा पेशेंट, बहुत, डॉक्टर गया जी पेशेंट के पास। फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटीज दैट ही विल कम बाय ट्रेन, bus, scooter or by other means of transport are respectively 3/10, 1/5, 1/10, 2/5। क्या कहा जा रहा है? एक डॉक्टर पेशेंट के पास गया और हमें डाटा दिया गया है कि वो भाई साहब डॉक्टर ट्रेन से जाएगा, उसकी संभावना 3/10 है। बस से गया उसकी प्रोबेबिलिटी 1/5 है। स्कूटर से गया उसकी प्रोबेबिलिटी 1/10 है। अदर मीन से गया उसकी प्रोबेबिलिटी 2/5 है। ये क्या दिया गया है? ये कई बच्चे सोच लेंगे ये पता है। ये पता नहीं, ये डाटा है। ये डाटा बताया गया कि भाई ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। अब भाई, अब अगला पार्ट, द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी लेट आर 1/4, 1/3 and 1/12 if he comes by train, bus and scooter respectively. But if he comes by other means of transport, then he will not be late. ये भी डाटा ही दे रहा है भाई। कहता कि वो लेट हो गया अगर वो ट्रेन से आया।
इसकी संभावना 1/4 है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4। वो लेट हो गया, अगर वो बस से आया उसकी संभावना 1/3 है। वो लेट हो गया और वो स्कूटर से आया था, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/12 है। और कहता अगर वो अदर मीन से आया तो वो कभी लेट ही नहीं हुआ, यानी उसकी संभावना 0 है ना, वो है ही नहीं उसकी संभावना। अगर वो अदर मीन से आया वो लेट ही नहीं होता। ठीक है जी। तो ये सारा जनाब क्या दिया गया आपको, डाटा। अब आगे देखिए, अब ये कलाकारी है। When he arrives, पहुंच गया जी डॉक्टर पेशेंट के पास। He is late, जनाब कुछ पता है। क्या पता आपको कि वो पेशेंट के पास पहुंचा और वो क्या हो गया, लेट। तो क्या पता है, जो पता है ई, क्या पता है भाई, ही इज लेट। और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, मतलब ये चाहिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ही कम्स बाय क्या, ट्रेन। तो जो चाहिए उसको क्या बनाना, E1। ही कम्स बाय क्या, ट्रेन। एम राइट। अब E1 के करस्पॉन्डिंग मैंने कहा था आपको E2 E3 बनाना सवाल को पढ़ के। अब भाई अगर वो डॉक्टर ट्रेन से आ सकता था तो ही कम्स बाय क्या, बस। बस भी हो सकता था। ही कम्स बाय व्हाट, स्कूटर भी हो सकता था। ही कम्स बाय अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ही कम्स बाय अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मैंने आपको क्या कहा था कि जो पता है उसको ई मानना, जो चाहिए आपको उसको E1 मानना, और E1 के कॉरस्पॉन्डिंग E2 E3 E4 बनाना। ये हो गया हमारा पहला स्टेप, दैट इज इवेंट मेकिंग। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, द नेक्स्ट स्टेप इज अप्लाइंग द फॉर्मूला। अब फॉर्मूला भी अगर आपको मेरी भाषा याद है तो आपको पीछे भी देखने की जरूरत नहीं है, यहां पे सीधा चेपना ही है आपने। जो पता है नीचे, जो चाहिए ऊपर, इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऊपर वाले की इनटू प्रोबेबिलिटी, पलट दो। सेम चीज नीचे मारो कॉपी, प्लस डाल के इसी स्टाइल में E1 की जगह E2 लिख दीजिए। प्लस डाल के इसी स्टाइल में E2 की जगह E3 लिख दीजिए, जितने आपने इवेंट बनाए हैं। E1 के करस्पॉन्डिंग प्लस डाल के E3 की जगह E4 लिख दीजिए। तो भाई ये 2 स्टेप्स हो गए आपके, ठीक है जी। अब तीसरा और जो फाइनल स्टेप है, इनमें वैल्यूज लगाना। यहां तक आपको 2 नंबर मिलते हैं, 4 नंबर का भी समान बचा हुआ है भाई। तो आइए वैल्यूज लगाते हैं इनमें। वैल्यूज डाटा पढ़ना है, अक्लमंदी से लगाना है, ठीक है जी। हिंदी बोली जानी है, सवाल करी जाना है, आओ करें। जगह थोड़ी कम है तो कोई टेंशन नहीं है, आप देखिएगा, समझना ही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, भैया E1 क्या है, ही कम्स बाय ट्रेन। भाई डॉक्टर ट्रेन से आया, उसकी संभावना कितनी है, 3/10। डाटा पढ़ रहे हैं हम, ही कम्स बाय ट्रेन। यहां पर स्टूडेंट अक्सर 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 गड़बड़ी करते हैं, तो इसको बस बोलना है सही। अगर बोलोगे सही तो करोगे सही। इसको कैसे, नीचे वाली चीज पता है, ऊपर वाली चीज चाहिए, ए गिवन भी है ना, ये कंडीशनल प्रॉपर्टी। क्या पता है, E1 पता है। E1 क्या है, ही कम्स बाय ट्रेन। हमें पता है डॉक्टर साहब ट्रेन से आए। क्या चाहिए, ई चाहिए, वो लेट हो गए। डॉक्टर साहब ट्रेन से आए, लेट हो गए। भाई डॉक्टर साहब ट्रेन से आए तो लेट हो गए, कितनी प्रोबेबिलिटी, 1/4, है ना। तो ये 1/4 आ गई। अब सेम चीज नीचे कॉपी मारी थी, वो तो मैं भी कॉपी कर लेता हूं। प्लस किसी को दिक्कत परेशानी हुई तो दूसरा लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, कि भाई डॉक्टर साहब बस से आए। डॉक्टर साहब बस से आए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/5। अब इसको पढ़ना कैसे है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन E2। E गिवन E2 कैसे पढ़ेंगे, ये हमें पता है, E2 हमें पता है। E2 क्या है कि डॉक्टर साहब बस से आए, और E हमें चाहिए, वो लेट हो गए। बस से आए, लेट हो गए, बस से आए, किधर है जी, बस से आए
और लेट हो गए, ये प्रोबेबिलिटी है 1/3। बस से आए, लेट हो गए, समझ गए? ऐसे ही ये E3, probability of E3, he comes by scooter, he comes by scooter. What is the probability? 1/10. Now my dear friends, probability of E given E3, मतलब E3 हमें पता है, वो डॉक्टर साहब स्कूटर से आए, E हमें चाहिए, वो लेट हो गए भैया, स्कूटर से आए लेट हो गए, वो 1/12 है ना? ये देखिए, स्कूटर से आए लेट हो गए, वो 1/12 है। और भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E4, प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 वो अदर मीन से आए, अदर मीन से आए, उसकी प्रोबेबिलिटी 2/5 है। और E4 हमें पता है, वो अदर मीन से आए और वो लेट हो गए, तो ये वो तो उसने कहा था कि भाई जब वो अदर मीन से आएगा वो लेट नहीं होगा, तो इसकी संभावना कितनी है? 0। तो भाई अब फॉर्मूला बन गया है, वैल्यूज लग गई हैं, अब आपने कैलकुलेट करना और 6 नंबर ले लेने हैं। बात समझ गए है ना? तो ये कभी गलत नहीं करोगे। बेस थ्योरम का सबसे पहले आपको पहचान होनी चाहिए, इस सवाल में कुछ पता होगा, कुछ चाहिए होगा। जैसे ही आपने ये कर लिया, उसके बाद इवेंट बनाने हैं, जो पता है ई जो चाहिए E1 के करस्पॉन्डिंग E2 E3 E4, फिर उसके बाद फॉर्मूला लगाना है, जो पता है नीचे जो चाहिए ऊपर इक्वल टू प्रॉपर्टी, ऊपर वाले की टू प्रॉपर्टी पलट दो, सेम चीज नीचे मार के कॉपी, इसी स्टाइल में जितने इवेंट बनाए हैं E1 की जगह 2 प्लस डाल के E2 की जगह E3 एंड सो ऑन। समझ गए? तो दिस इज अ क्वेश्चन ऑन बेस थ्योरम। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। एक सवाल फिर आ गया जी, देखते हैं क्या चाहता है। A card from pack of 52 cards is lost। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता गुम गया। From the remaining cards, 2 cards are drawn। ताश की गड्डी में से एक पत्ता गुम गया। ताश में कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते, 52 पत्ते होते हैं। उसमें से एक पत्ता गुम गया, रह गए 51। इन 51 पत्तों में से हमने कितने पत्ते निकाले जी? 2। 2 कार्ड्स, ये लिखा 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी डायमंड्स। ओहो, फाउंड टू बी, ये हमें पता है। क्या पता है? कि जो 2 पत्ते निकले वो कौन थे? ईंट के पत्ते। कौन से पत्ते थे? ईंट के पत्ते। क्या पता है आपको? जो पता है ई बनाना, इस ई लिखना उसको। क्या पता भाई आपको? बोथ कार्ड्स ड्रॉन आर डायमंड्स। डायमंड ईंट का पत्ता होता है। डायमंड कौन सा पत्ता होता है जी? ईंट। और ईंट होती है हमारी लाल होती है ना ईंट। मैं लाल रंग बना देता हूं, आपको अच्छा लगेगा। हाँ जी। both cards drawn are diamonds। now find the probability of the lost card being diamond। gentlemen, find the probability that the lost card being diamond, मतलब ये हमें चाहिए। find आ गया, what आ गया, तो इसका मतलब निकल, ये चीज चाहिए उसको। find the probability that the lost card is diamond। डायमंड कौन सी होती है जी? डायमंड लाल होती है। अब भाई E1 के करस्पॉन्डिंग मैंने कहा था आपको E2 बनाओ, E3 बनाओ, E4 बनाओ, तो यहां पे बन सकते हैं भाई। अगर लॉस्ट कार्ड डायमंड हो सकता है तो लॉस्ट कार्ड हार्ट भी हो सकता है। लॉस्ट कार्ड स्पेड भी हो सकता है। स्पेड हुक्म का पत्ता। तो लॉस्ट कार्ड चिड़ी का पत्ता, जिसको क्लब कहते हैं, वो भी हो सकता है। तो E1 के कॉरस्पॉन्डिंग ये इवेंट बन गए जी, है ना जी। मैं थोड़ा कलरफुल कर देता हूं। हार्ट लाल होते हैं और हुक्म और चिड़ी काले पत्ते होते हैं। ठीक है जी। तो हमने ये क्या बना लिए? इवेंट। अब मेरे भाई इवेंट बना लिए, तो अब लगेगा फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? छोटा छोटा लिखता हूं। जो पता है नीचे जो चाहिए ऊपर, इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऊपर वाले की इनटू प्रोबेबिलिटी पलट दो। सेम चीज नीचे मारो कॉपी।
प्लस डाल डाल के इसी स्टाइल में E1 की जगह E2, E2 की जगह E3 और E3 की जगह E4. This is the second step, that is applying the formula. And third step, which is the most crucial one, is to find what you call fill the values. तो ये बड़े तरीके से करना है. Probability of E1, पत्ता गुआचा ईंट का, पत्ता गुम गया ईंट का. ईंट के पत्ते ताश में कितने होते हैं? 13 पत्ते होते हैं ना ईंट के. हर सूट के 13 पत्ते होते हैं. 13 13 13 13 13 4 52 होता है. तो भाई 13 पत्ते ईंट के, एक पत्ता गुम गया, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 13C1. कौन सा ईंट का पत्ता गुना? 13 में से कोई एक. और टोटल ताश के पत्ते कितने होते हैं? 52 में से कोई एक. यू आर गेटिंग दिस? जगह थोड़ी कम है, तो मैं काम करता हूं कि थोड़ी स्पेस क्रिएट कर लेते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं. चलिए, हाँ जी. द लॉस्ट प्रॉपर्टी ऑफ E1 क्या है? लॉस्ट कार्ड इज डायमंड. ये थोड़ा सुपर इम्पोज हो गया, पढ़ लीजिएगा ध्यान से. लॉस्ट कार्ड इज डायमंड. डायमंड के पत्ते कितने होते हैं? 13. 13 में से कोई एक गुम गया, डिवाइडेड बाय 52 में से कोई एक गुम गया. अब ये दूसरे वाला, इसमें थोड़ा बड़े तरीके से कीजिएगा. अगर आप बोलेंगे सही, करेंगे सही. नीचे वाला पता है, ऊपर वाला चाहिए. नीचे वाला पता है, ऊपर वाला चाहिए. क्या पता है? E1 पता है. E1 क्या है मेरे भाई? E1 है लॉस्ट कार्ड इज डायमंड. लॉस्ट कार्ड इज डायमंड. हमें पता है एक पत्ता गुम गया, वो कौन सा था? ईंट का. ये हमें पता है, गुम गया. ओके. ई हमें चाहिए. ई क्या था? दोनों पत्ते डायमंड के निकले. भैया अगर आपको पता है एक पत्ता डायमंड का गुम चुका है, ठीक है जी, और अब आप चाहते क्या है कि दो पत्ते निकले. कितने में से निकले? 51 में से निकले, है ना. तो दोनों पत्ते डायमंड थे. अब भाई एक पत्ता अगर डायमंड का गुम गया है, तो इसका मतलब 12 पत्ते रह गए डायमंड के, और मैंने जो दो निकालने हैं वो डायमंड ही निकालने हैं. तो 12C2 डिवाइडेड बाय व्हाट? 51C2. एम आई राइट? समझ गए? अगर नहीं समझे तो नीचे वाले केस देख लीजिएगा. ये तो सेम चीज कॉपी कर ली है, मैं ऐसे ही लिख देता हूं ताकि जगह बनी रहे. दिक्कत परेशानी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 देखिए. इन सब की प्रोबेबिलिटी सेम ही आनी है. प्रोबेबिलिटी ऑफ E2. E2 क्या था? E2 था, ये थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, लॉस्ट कार्ड इज स्पेड. स्पेड नहीं, हार्ट है ये. एक पत्ता गुमा हार्ट का. हार्ट के कितने पत्ते होते हैं? 13. 13 में से कौन सा पत्ता गुम गया जी? 13C1 ओवर 52C1. तो एक पत्ता हार्ट का गुम गया. अब ये यहां दिक्कत हो सकती है. दिक्कत नहीं होगी, पढ़ोगे सही, करोगे सही. नीचे वाला पता है, ऊपर वाला चाहिए. क्या पता है? E2 पता है. E2 क्या है? E2 है पत्ता पान का गुम गया है. एक पत्ता पान का गुम गया, और क्या चाहिए? ई चाहिए कि दो पत्ते ईंट के निकाले. अब भैया पत्ता पान का गुमा है, तो ईंट तो 13 की 13 ही है ना. तो ये 13C2 डिवाइडेड बाय एक पत्ता तो गुमा है ना, तो 51C2. ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई. समझ रहे हैं ना बात? और ये अगली, ये भी सेम ही केस है, यही वाला केस बनना, और ये भी सेम केस है. तो मैं इंटू 3 कर दूं? क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम? इंटू 3 कर देते हैं, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी सेम आने वाली है. तो जेंटलमैन, यू सिंप्लीफाई दिस एंड गेट द आंसर. सो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, Bayes theorem has 3 parts: event making, formula, and supplying the value. Let us move on to the next question. Important question था. बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स हैं इनकी. आइए पढ़ते हैं क्या चाहता है. HIV. Suppose that the reliability of HIV test is specified as follows: of people having HIV, 90% of tests detect the disease, but 10% go undetected. देखो भाई, डाटा दिया है, कहता ऑफ पीपल हैविंग HIV, मतलब बंदे को बीमारी है, बंदों को बीमारी है,
एड्स, वो टेस्ट कराने का मशीन होगी कोई लेबोरेटरी में, 90% रिजल्ट आता है कि भाई हाँ जी तेरे को बीमारी है। जब मतलब बीमारी वाले लोग टेस्ट कराने गए तो 90% मशीन, जो मशीन लेबोरेटरी में है, 90% मशीन कहती है हाँ जी तुम्हें बीमारी है, मतलब 90% सही काम कर रही है, और 10% गो अनडिटेक्टेड कि भाई बंदे को बीमारी भी होती है फिर भी कहते नहीं है तेरे को बीमारी, मतलब 10% वो गलत काम कर रही है। समझ रहे हैं बात। और दूसरा डेटा है ऑफ पीपल फ्री ऑफ HIV, मतलब बंदों को बीमारी नहीं है और वो गए टेस्ट कराने, तो 99% ऑफ द टेस्ट आर जस्ट HIV नेगेटिव, मतलब 99% मशीन ने क्या काम किया, सही काम किया, एंड 1% आर डायग्नाइज्ड एज शोइंग HIV पॉजिटिव, मतलब बीमारी नहीं भी थी और 1% को कह दिया बीमारी है, मतलब 1% क्या काम किया, गलत काम किया। तो यहां पे देखिए सबसे पहले तो डेटा सेग्रीगेट करना आना चाहिए। यहां पे दो सिनेरियो बन रहे हैं, एक है जी ऑफ पीपल हैविंग HIV, ये वाला, जब बंदों को HIV है और वो टेस्ट कराने गए, 90% मशीन ने क्या काम किया, सही काम किया, और 10% गलत काम किया। और एक है ऑफ पीपल फ्री फ्रॉम HIV, फ्री फ्रॉम HIV 99% मशीन कहती है नहीं जी तुम्हें बीमारी नहीं है, मतलब 99% सही काम हुआ है और 1% गलत काम हुआ है। ये तो डेटा पढ़ लिया हमने। अब अगला डेटा क्या कहता, फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन, जनता थी, उसमें से 0.1% को बीमारी है, जनता में से 0.1% को बीमारी है, डिजीज HIV पॉजिटिव, तो 99.9% को बीमारी नहीं है। ये मतलब किसी गांव की या देश की या शहर की पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहा है। अब भाई ये तो दिया है डेटा, अब देखो चाहता क्या है, 1% इज सिलेक्टेड एट रैंडम, मतलब अंधाधुंध पट्टी बांध के एक बंदा चुना, गिवन द HIV टेस्ट, उसका टेस्ट कराया, एंड द पैथोलॉजिस्ट, मतलब टेस्ट करने वाला, रिपोर्ट्स हिम और हर, लड़का या लड़की, एज HIV पॉजिटिव। ये तो भैया ये चीज हमें पता है, पढ़ लिया हमने, ये चीज पता है। क्या पता है कि बंदे को चुना, उसका टेस्ट कराया और वो क्या निकला, HIV पॉजिटिव। मतलब क्या पता है भाई साहब, क्या पता है, ही और शी इज HIV क्या, पॉजिटिव। अब चाहिए व्हाट, आगे ना व्हाट इज द प्रॉपर्टी कि सच में उसको HIV है, he has disease, है ना। क्या क्या प्रॉपर्टी, क्या चाहिए कि नहीं उसको सच में बीमारी है। अब E1 के करस्पॉन्डिंग क्या हो सकता है, he has no disease, am I right? तो ये बन गए इवेंट। अब आएगा क्या फॉर्मूला, क्या था फॉर्मूला, जो पता है नीचे जो चाहिए ऊपर, इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऊपर वाले की इनटू प्रोबेबिलिटी पलट दो, सेम चीज नीचे मारो कॉपी, इसी स्टाइल में E1 की जगह E2 लिख दो, E1 की जगह E2 लिख दो, और E2 की जगह E3, तो E3 तो बना ही नहीं है। ठीक होगी बात, ये बन गया फॉर्मूला। अब लगेगी वैल्यू, probability of E1 my dear friend, he has disease, he has disease, मतलब बंदे को डिजीज है। कहां पढ़ोगे, यहां ही पढ़ोगे ना। कितने बंदे हैं जनता में जिनको बीमारी है, 0.1%, तो क्या संभावना होगी, 0.1 डिवाइडेड बाय 100 यानी 1/1000 संभावना होगी। समझ रहे हैं। अब ये डाटा पढ़िए, नीचे वाला पता है ऊपर वाला चाहिए, गलत ना करना, नीचे वाला पता है ऊपर वाला चाहिए। E1 हमें पता है बंदे को बीमारी है, E हमें चाहिए, उसका टेस्ट भी पॉजिटिव आया है ना, उसका टेस्ट ही शी टेस्टेड पॉजिटिव, इसे टेस्टेड HIV पॉजिटिव। हमें पता है बीमारी है और टेस्ट भी पॉजिटिव आया, तो हम कौन सा डाटा पढ़ेंगे, ऑफ पीपल हैविंग HIV, हमें पता है बीमारी है और टेस्ट भी आया पॉजिटिव, इसका मतलब 90% चांस है, 90% सही काम करती है मशीन। तो ये प्रॉपर्टी कितनी आ गई, 90/100। और मेरे भाई सेम चीज कॉपी मारी हुई है, वो तो
डेटा आ गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ही हैज नो डिजीज, मतलब 99.9% जनता है जिसको नो डिजीज है, मतलब 999/1000 आ गया। एम आई राइट? और E2 हमें पता है, E हमें चाहिए, हमें पता है बंदों को बीमारी नहीं है, और E उसका टेस्ट आ गया नेगेटिव, और सॉरी टेस्ट आ गया क्या, पॉजिटिव, है ना। E क्या है, टेस्ट आ गया पॉजिटिव। पहले तो बंदे को बीमारी नहीं है, तो आप ये डाटा पढ़ोगे ऑफ पीपल फ्री फ्रॉम HIV, और टेस्ट आ गया पॉजिटिव, तो मतलब मशीन ने गलत काम किया। वो कितना काम था गलत, 1%, तो 1/100 आ गया। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, यू गेट द आंसर। तो यहाँ पे डाटा सेग्रीगेशन बहुत जरूरी था, नहीं तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं पेपर में, टाइम लिमिट टिक 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 कर रही होती घड़ी, डाटा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए बड़ी ध्यान से कूलली कामली करिएगा, समझ रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज अबाउट बेस थ्योरम। I believe probability is finished. These were the parts. एक इसका पार्ट है probability distribution, वो शायद कट गया है आपके एग्जामिनेशन में से। मैं देख लेता हूं कि भी probability distribution है कि नहीं है। अगर तो हुआ हम फिर एक लेक्चर लगा लेंगे, नहीं हुआ तो ओके, पढ़ते जाइए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।